खबर है मैं खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मौजूद मेहमान अहम शख्सियत हमारे साथ। पहले कुछ रन डाउन। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला महफूज है, अब आने वाला है। इस पर हमने देखा और सारे पाकिस्तान ने इसमें देखा और माशाल्लाह इससे बड़े हम जो है हमें एनलाइटनमेंट भी हुई। एक्स से कौमी सलामती को ख़तरा है। एक्स यानी ट्विटर से कौमी सलामती को ख़तरा है। हमारी कौमी सलामती इतनी नाजुक क्यों हो गई है, इस पर बात करेंगे। और हसास इदारों को कॉल जो है, जो पर्सनल कॉल्स हैं उनमें मुदाखलत का इख्तियारात दे दिया गया। क्या कोई जो है जल्द आने वाले दिनों में किसी कॉल या खुफिया कॉल की आमद है, या किस लिए ये तैयारियां हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। IPPs के माहिदों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात अब वो भी कर रहे हैं जो कभी हाई प्रीस्ट ऑफ फ्री मार्केट इकानमी हुआ करते थे और जो प्राइवेटाइजेशन के जो फ़ज़ाइल और फ्यूज़ बरक़ात हैं उस पर बात करते हुए वो रुका नहीं करते थे। तो इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ बाबर अवान साहब, जो कि दानिश्वर हैं, लॉ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले तो आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला। ये जो मैं समझता हूँ, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि हम जैसे जो लेमैन हैं और जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं उनको भी देखने का मौका मिला कि माशाल्लाह हमारे इन आला वानों में क्या सिलसिला होता है और कितना माशाल्लाह मस्बत तरीके से बात आगे चलती है। आपको क्या लगता है ये सीटें किस समत जा रही हैं जनाब डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच काजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तकरीबन वो फैसला आने वाला है। बहुत लंबा इस पर टाइम लगा, लेकिन अब बिल आखिर वो खुदा करके वक्त आ गया। ये जजमेंट अब आने के आसार पैदा हो गए। जो स्पेशल सीट्स हैं उनके हवाले से, कुछ स्पेशल सीट्स विमेन की और कुछ जो पाकिस्तान की, मुझे बहुत कंसर्न रहा इस बात से कि पाकिस्तान की जो अक़लियती बरादरी है वो असेंबलियों से बाहर चली गई इस टेक्निकल लड़ाई के ऊपर और हाइपर टेक्निकल जो गुफ्तगूएं थी उनके ऊपर। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जजमेंट तो नहीं प्रीएम्प्ट कर सकता मैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, लेकिन बड़ा खुला नजर आ रहा है कि बेंच के अंदर दो ओपिनियंस हैं और उन दो ओपिनियंस की रोशनी में जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो तकसीम है, बाकी मैं इससे आगे नहीं जाता, मैं खुद रुक जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन जो तकसीम जिस तरह से नशिस्तें की हैं रेवन्यू की तरह बांटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन और उनकी टेरिटरी से बाहर की बात थी और ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड आई होप कि इसको तो शायद मुतफ़िका तौर पर भी अब भारी अक्सरियत से ये जो एक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन कुड बी नलिफाइड, ये मेरा एक अंदाजा है। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि इसका जी जारी रखिए। जी दूसरा जो है वो इसका कॉन्सिक्वेंस है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो लोग चाह रहे थे कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर एक्सटेंशन हो जाए, अगर ये सीटें, इलेक्शन कमीशन का फैसला, दो इसके नताइज हो सकते हैं। एक ये इलेक्शन कमीशन का फैसला और जिनको तकसीम की गई हैं वो वापस होती हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर इस गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। और जो बहुत ज्यादा गुफ्तगू, अभी भी मैं उठ के लाहौर की एक जगह से हाई कोर्ट करने के बाद मुझे किसी ने बुलाया हुआ था, मैं गया तो वहाँ कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशंस। तो वो एक्सटेंशन जो डॉलरम में चली जाएंगी और एक इंट्रेंच्ड जो पॉलिसी है खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर वो पॉलिसी बहाल रहेगी। फिर ये मेरा आई गिवन यू माय होमवर्क ऑन द गेस्ट वर्क। तो आप ये अभी समझते हैं कि फैसला आज या जल्द आ जाएगा या अभी इट मे टेक सम डेज? I don't think so. It's going to take some time. मेरे ख्याल में तो फैसला सारी जो मुतासरा फरीक है उनको सुना जा चुका है और अब तो जो साइड के पेरिफेरी के इश्यूज हैं उनके ऊपर गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन वो होने वाली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इसलिए कि जो खास तौर पे जो अतर मिनुल्लाह साहब ने जिस तरीके से आज की जो हेयरिंग थी उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि ये मसला किसी पार्टी का नहीं, ये पब्लिक का मसला है कि पब्लिक ने एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट दिया और मेजॉरिटी वोट देकर उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, और वो पार्टी किस तरह से अक्सरियत से पैरूम की जा सकती है और किस तरह से जो उनके बाकी जो आर्बिट्रेरी डिक्टेटर रिमार्क्स थे उनसे भी ये लगता है, और जो बाकी बेंच ने जिस तरह से सारा सुना है कि अब कोई इसमें लंबी चीज तो कोई है नहीं। 3 इसके नुक्ते थे। पहला नुक्ता ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना, उनका छीन लिया गया बल्ला
उनको किसी और पार्टी के अंदर जाना पड़ा इलेक्ट होने के बाद, नंबर वन। दूसरा ये है कि क्या जो इलेक्ट होने के 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में चले जाएं उसको स्पेशल सीटें मिलेंगी या नहीं। और तीसरी बात ये थी कि जो तकसीम जो की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेवन्यू की, क्या इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पाकिस्तान के दस्तूर में या इलेक्शन एक्ट 2017 में उसके पास कोई ऐसा इख्तियार था या नहीं था। इन सीधे सीधे जवाब ये गलत हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वो 1984 याद आ रहा है, बिग ब्रदर वाला। ये क्या किसी दुनिया में, आप तो प्रेसिडेंट है ऐसा कि किसी दुनिया में किसी प्राइवेट पर्सन हो या कोई भी शख्स हो उसकी कॉल्स टैप करने का इख्तियारात जो हों, किसी और दुनिया में भी इस तरह है? अच्छा, बड़ा ये आपने ऐसा सवाल, मुझे फॉरेन मीडिया भी कॉल कर रहा है, मैं नहीं ले सका ट्रैवलिंग की वजह से। ऐसा सवाल है जो सारी दुनिया में कंसर्न फौरी तौर पे खड़ा हो गया, आज ही कंसर्न खड़ा हो गया चंद घंटे के अंदर अंदर। ये जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी और ऑर्डर जो जारी किया गया है ये लेजिस्लेशन नहीं है, पहली बात ये ध्यान में रख लें। अच्छा जी, जो हुआ है ये SRO एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन उन्होंने जारी किया है और उसके जरिए से उन्होंने ये इख्तियार दे दिया है कि 18 ग्रेड का कि ऑफिसर होगा वो जिसका मर्जी फोन सुने और जिसके मर्जी वो सोशल मीडिया साइट के अंदर घुसे, जिसको मर्जी वो अपनी निगरानी के अंदर ले ले। और उसका जो मकसद दिया गया है, ये इसकी तीसरी या चौथी लाइन में मैंने देखा है आज ही, वो बड़ा मजे का मकसद है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम जुर्म रोकना चाहते हैं, जो वो जुर्म जो अभी नहीं हुआ, इन एंटिसिपेशन ऑफ द क्राइम, यानी जुर्म हुआ नहीं है और उसको रोकने के लिए पहले फोन जो है वो टैप होना शुरू हो गए। एक बात। दूसरा ये जो पाकिस्तान का दस्तूर है और पाकिस्तान के जितने भी कवानीन है उसमें जो डिफेंस रिलेटेड कवानीन है उनके अंदर, या आईनी कवानीन है जो आइन के नीचे बने, उनके अंदर किसी जगह के ऊपर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिफाइंड नहीं है कि कौमी मफाद आप किसको कहेंगे, सिवाय पाकिस्तान के दस्तूर के एक हिस्से में जिसमें लिखा हुआ है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहते हैं, कि कौमी मफाद ये है कि पाकिस्तान को अच्छा निज़ाम जिंदगी देंगे, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देंगे और फैमिली को हम जो चादर चार दीवारी का है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अक़लीतों को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, औरतों को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और एक इफेक्टिव निज़ाम पब्लिक वोट से आएगा। इस हद तक तो नेशनल जो इंटरेस्ट है वो डिफाइंड है। इन्होंने एक ये लिखा है आज इसके अंदर। दूसरा ये है कि आपने सवाल पूछा था कि दुनिया में, मैंने कहा नहीं है लेकिन पाकिस्तान के अंदर है। ये 1997 में अगर आप वापस चले मेरे साथ, तो मैं उस वक्त शहीद बीबी का वकील था और जो लोग थे पॉलिटिकल, उनके फोन टैप होना शुरू हो गए थे। इस पे एक सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया, जिसमें जो लिस्ट पेश की गई जनरल दुरानी का एफिडेविट है वो हेड थे अपनी एजेंसी के उस वक्त, उन्होंने ये लिख के दिया कि हाँ जी हमने फोन टैप किया और फलां के किया, उसमें मेरा नाम भी शामिल था। अच्छा, अब हुआ क्या, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है जिसको कहते हैं टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट मना कराता है कि आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, आप किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं सुन सकते। और उसके ऊपर बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी कि हर साल और हर 3 महीने में जो वफाकी हुकूमत है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, किसी का फोन तो नहीं टैप हो रहा। अब ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये 3 बातें मैंने आपको मोटी कह दी। चौथी बात ये है कि ये पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक लिखे हुए हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। कैसे? देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी में काजी साहब रह रहे हैं जहाँ पे एक मियाँ बीवी का जो प्राइवेट रिलेशनशिप है, उसकी अपनी वीडियो जो है वो एक बेटी को उठा के किसी ने भिजवा दी। आपके इल्म में ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और ये एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर, या रेजिडेंस था जिसके अंदर ये बनी कोयटा में। अच्छा, इस सोसाइटी में अगर हम किसी को इजाजत देंगे तो ना आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और महफूज रह गया। जिसका दिल चाहे वो प्लग लगा के वो गुफ्तगू सुनेगा और जिसका दिल चाहेगा वो किसी के बेडरूम को भी जाके कोई डिवाइस लगा के, और उसकी कोई बिल्कुल उसके ऊपर कोई चेक बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। किसी के खिलाफ भी परसिक्यूशन की जा सकती है। परसिक्यूशन का मतलब ये है कि उसके खिलाफ नाजायज कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई इस तरह से की जा सकती है कि किसी को आप कहें कि ये बंदा ऐसा है जिससे खदशा हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट को। अब जो स्पेशल लॉज हैं उनका एक प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं। स्पेशल लॉ जब भी बनता है कोई, या प्रोविजन बनती है कानून की, ये तो कानून है ही नहीं, ये तो एक SRO है।
जो प्रोविजन बनती है उसमें एक शेड्यूल डाला जाता है कि मिसाल के तौर पे इम्तनाए शराब है, उसका एक शेड्यूल डाला गया। इसका मतलब ये हुआ एंटी टेररिज्म है, इसका मतलब है टेररिज्म की डेफिनेशन ये है। जो CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसके अंदर लिखा गया है कि ये जो ड्रग्स हैं वो ये हैं और ये ड्रग इतनी तादाद में होंगे तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा, और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ड्रग जो यूज होने वाली हैं वो ये हैं। इसका ना कोई शेड्यूल है ना ये कोई डेफिनेशन है, तो इसलिए ये पाकिस्तान को सही मानों में बर्मा बनाने की एक साजिश है जो इस हुकूमत ने की है और ये जारी किया है। इसको अच्छा डॉक्टर साहब, आई नो आप बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने दो क्विकली सवालात, अगर एक्ट से कौमी सलामती को खतरा है तो ये फिर जितने वज़रा इस्तेमाल करते हैं, तमाम पंजाब की CM मोहतरमा इस्तेमाल करती हैं, तो उससे क्यों खतरा नहीं है? अब किससे खतरा है? और सेकंडली दूसरा मेरा हिस्सा सवाल का, ये जो 7 मेंबर बेंच बना है उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम एक दिन में लेके आएँ ये फॉर्म 45 और कुछ उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए हैं। इन दोनों पे आपका क्या टेक है? अदालत बड़ा सख्त यानी इस पे मौक़िफ़ ले रही है। डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात यह है कि जो कौमी सलामती के आप अगर आप अपनी तारीख देखें तो आपको पता लगेगा कि सियासतदान अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान का कोई सरकारी महकमा ऐसा नहीं है, छोटा हो बड़ा हो या असाकर में से कोई भी नहीं है, जिन्होंने पकड़ के अपने लोगों को खुद इस बात की सजा नहीं दी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था। लोगों को सजाए मौत हुई है जो आला तरीन ओहदों पे थे, जाहिर है उनको एक्सिक्यूशन नहीं हुई, दूसरी बात है बाद में कोई पता नहीं किस तरह से चेंज ऑफ हार्ट आ गई। और दूसरा ये जो इसका पहलू है वो ये है कि ये किसी शहरी को भी उठा के कहा जा सकता है कि जी मुझे खतरा है कि ये बंदा जो है वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, जिसकी आवाज पसंद नहीं है, जिसका अंदाज पसंद नहीं है, जिसका बोलना पसंद नहीं है, जिसके अल्फाज पसंद नहीं है, जो राजी नहीं किया जा सकता, जिसको बागी कहा जाता है, वो कहता है नहीं मैं तो लोगों के लिए बात करूंगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है, इसलिए कि विदाउट डेफिनेशन किसी भी एजेंसी को, ये एक एजेंसी की बात नहीं, अगर सारी एजेंसियों को भी इख्तियार दिया जाए तब भी वो आइन के मामला है। एक ही रास्ता है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में से बुनियादी हुकूक निकाल दिए जाएं और ये लिख दिया जाए कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट हमने बना दी है और उसमें नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है जो 18 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम जो समझेगा वो नेशनल इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाए आप जो फॉर्म 45 की आपने बात की है। देखिए ये सारा खेल क्या है? ये सारा खेल ये है कि किसी न किसी तरीके से ये लोग जो इलेक्शन हार गए, बहुत बुरी तरीके से हार गए। आपने एक हवाले से चीफ मिनिस्टर का हवाला दिया, आप प्राइम मिनिस्टर का हवाला दे सकते हैं। दोनों अपने घर की सीट आ रहे हैं, दोनों अपना शहर आ रहे हैं, दोनों अपना सूबा आ रहे हैं और इसके बावजूद वो ओहदे पे बैठे हुए हैं। अब वो इसको लटकाएंगे। जो कोर्ट्स का कंसर्न है वो कंसर्न बिल्कुल ऑन द स्पॉट है, इसलिए कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 140 दिन में फैसले होंगे। 140 दिन तो इन्होंने लटका दिए ये सारा करके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी है, जहाँ पे जो भी लिटिगेशन है, मेरी दरखास्त है उन फाजिल अदालतों से और फाजिल जजेस से कि वो 140 दिन को मीट करें। अगर ये नहीं आते तो इनको डिसीट करें। आप ये भी प्रोविजन लिखी हुई है कि अगर कोई टालता है तो उसको डिसीट किया जा सकता है, सीधा सीधा सीट से हटाया जा सकता है। वो अगर नहीं किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान में जो स्टेट विद इन द स्टेट वाला बिजनेस जारी रहेगा और रिट ऑफ द स्टेट कायम नहीं हो सकेगी, रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कायम नहीं हो सकेगी। Dr. Babar Awan Saab, thank you very much for your valuable contribution, and we will always be able to